स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है राजस्थान सर्विस रूल आरएसआर। आरएसआर पे आज हम चैप्टर 10 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 10 है इज़ अबाउट जनरल कंडीशंस ऑफ लीव, अवकाश की सामान्य शर्तें क्या है। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। तो आज के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अराजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सा के आधार पर अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु निम्नांकित चिकित्सक का प्रमाण पत्र स्वीकार योग्य है। क्वेश्चन आराम देखिए। अगर कोई नॉन गजेटेड एम्प्लॉय है, वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, तो बीमार हूँ इसलिए मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता, मुझे लीव चाहिए। तो अब वैसे ही आप क्वेश्चन सोचो कि वो जो डॉक्टर है जो लिख के देगा कि ये बंदा बीमार है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, या प्राइवेट डॉक्टर भी चलेगा, क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर चलेगा। तो इसके अब ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं इसका आंसर भी करता हूँ। तो कहता है कि ए ऑप्शन, सरकारी अस्पताल या औषधालय में कार्यरत अधिकृत चिकित्सा अधिकारी, वैद्य, हकीम, होम्योपैथी चिकित्सक, ये सब चलेंगे। जी हाँ, अगर वो बंदा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके किसी डॉक्टर से इलाज कराता है, एमबीबीएस एमडी से कराता है, किसी वैद्य जी से इलाज कराता है, किसी यूनानी क्लिनिक पे जाके, क्लिनिक इन द सेंस यूनानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके किसी हकीम जी से इलाज कराता है, या होम्योपैथी चिकित्सा लेता है, तो भी इन सारे ही मामलों में अलाउड है। जी हाँ, वो इन सब के पास जा सकता है, इनका मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकता है। इसके बाद है कर्मचारी के बीमार होने के स्थान पर यदि कोई सरकारी चिकित्सा अधिकारी, वैद्य, हकीम आदि ना हो तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाण पत्र ये भी चलेगा। मान लीजिए कि वो बहुत एक रिमोट एरिया में पोस्टेड है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वहाँ मान लीजिए कोई प्राइवेट डॉक्टर है। प्राइवेट डॉक्टर का मतलब लेकिन वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप ला सकते हो। उस पर उस प्राइवेट डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो लिखा हुआ होना चाहिए। सारे डॉक्टर्स का होता है, सारे सीएस का होता है। राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2008 में अधिकृत निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके इलाज करा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई नॉन गजेटेड एम्प्लॉय है, लगभग यही नियम गजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। अगर कोई अराजपत्रित कर्मचारी है, वो मेडिकल के बेस पे मेडिकल लीव सेंक्शन कराना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। डॉक्टर कैसा होना चाहिए, सरकारी अस्पताल का चलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का चलेगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए, या कोई मान लो वैद्य जी हैं, हकीम जी हैं, उनका भी चलेगा। अब इसके बारे में आप थोड़ा नियम देख लीजिए। ये जो कहते हैं ना अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या अथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, उसका अर्थ क्या होगा, मतलब आप सर्टिफिकेट जिससे लाओगे वो कौन होना चाहिए। पहला, वो राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम 2008 के नियम 3 के उपनियम 1 में परिभाषित एक अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी, मतलब कुल मिला के ये जो एक राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस, परिचर्या बोलते हैं उपस्थिति की जगह, वैसे परिचर्या शब्द है, नियम 2008 का जो नियम 3 है उसका उपनियम 1 है, उसमें जिन डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकते हैं। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों के लिए लागू मेडिक्लेम योजना के तहत उपचार के संबंध में आयुक्त राज्य बीमा और सामान्य भविष्य निधि, इसे आप याद कीजिए SIPF, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड की जो कमिश्नर हैं, वो अगर कुछ अस्पतालों को अनुमोदन कर देते हैं तो उन अस्पतालों के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं हम उनका भी मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में किसी निजी अस्पताल या ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में इंडोर रोगी के रूप में लिए गए उपचार के मामले में जिसमें चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति की अनुमति है उस अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी। मान लीजिए इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा, या कोई ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल को संचालित करता है, वहाँ अगर आप जमा हो गए मतलब बीमार पड़ गए और आप इंडोर पेशेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हो गए वहाँ, और वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे मेडिक्लेम के लिए, मतलब जिसमें रीएम्बर्समेंट होगा, मतलब कहने का मतलब है आपका खर्चा आएगा तो सरकार उसका रीपेमेंट करेगी। अगर वो एक ऐसा हॉस्पिटल है, भले ही वो प्राइवेट हो, भले ही वो ट्रस्ट द्वारा चलाया गया हॉस्पिटल हो, वहाँ अस्पताल का अगर मेडिकल ऑफिसर आपको लिख के देगा तो वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसी तरह ये याद रखिएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की अभिव्यक्ति में पंजीकृत एलोपैथिक,
आयुर्वेदिक, यूनानी प्रैक्टिशनर शामिल हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे होम्योपैथी वर्ड नहीं आया, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर से भी मिला हुआ चलेगा, लेकिन उसके बेस पे आप मैक्सिमम 15 दिन ले पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पॉइंट में आ ही रहा है। वैसे होम्योपैथिक चिकित्सक जो होते हैं, अगर वो भी राज्य सरकार द्वारा अथोराइज्ड हैं, से अगर आप बीमारी और फिटनेस का प्रमाण पत्र ले लेते हो, है ना, मतलब बीमार था, और एक होता है मतलब सिक और एक होता है फिट। पहले जब आप बीमार पड़ते हो तो सिकनेस का सर्टिफिकेट लगता है, और बाद में जब आप ज्वाइन करने जाते हो तो फिटनेस का प्रमाण पत्र लगता है, तो सिक फिट बोलते हैं उसको। तो 15 दिन तक की छुट्टियां आपको होम्योपैथी के बेसिस पे भी मिल सकती है। बाकी मामलों में 60 दिन तक की मिल जाती है, होम्योपैथी के मामले में 15 दिन है, ये आप याद रखिएगा अच्छे से। एक और बात है कि यदि कोई सरकारी चिकित्सा अधिकारी, वैद्य, हकीम उस स्थान पर तैनात नहीं है जहां वो बीमार पड़ता है, तो पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जा सकेगा। पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र में अनिवार्य रूप से उसका पंजीकरण नंबर होना चाहिए। तो मैंने कहा ना, अगर आप किसी ऐसी जगह पे स्टेशन हो, ऐसी जगह पे पोस्टेड हो जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वैद्य, हकीम की सुविधा नहीं है, तो आप प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज करा सकते हो। प्राइवेट डॉक्टर आपको सील लगा के देगा, या उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा या उसका जो लेटर हेड होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इन सब के बेसिस पे अपनी मेडिकल लीव सेंक्शन करा सकते हो अपने अधिकारी से, क्योंकि बीमार पड़ गए ये आपके कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं मान लिया जाएगा, किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। यही सारी बातें इंग्लिश में है, एक बार सुन लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है बट इस बहाने आपका क्वेश्चन के साथ नियम तैयार हो रहे हैं। द एक्सप्रेशन अथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट यूज इन सब रूल मीन्स, भाई कौन है डॉक्टर, कौन सर्टिफिकेट लिख के दे सकता है? तो एन अथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंस एज डिफाइंड इन सम रूल 1 ऑफ द रूल 3 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल 2008। इसमें जिन डॉक्टर्स को बताया गया है उनका सर्टिफिकेट आप ला सकते हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट अंडर मेडिक्लेम स्कीम, अगर मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, और जनरली जनवरी 2004 के बाद जो अपॉइंट हुए, उससे पहले भी जो अपॉइंट हुए उनका भी मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप बीमार पड़े तो या तो आपका कैशलेस इलाज होगा, यानी आपका खर्चा लगेगा ही नहीं, और अगर आपका खर्चा लगा तो उसका गवर्नमेंट रीएम्बर्समेंट करा देगी। तो अगर आप एक मेडिक्लेम स्कीम में आते हैं और मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर स्टेट इंश्योरेंस एंड जीपीएफ, तो जो एसआईजीपीएफ डिपार्टमेंट होता है उसके कमिश्नर कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट बना देते हैं कि यहाँ यहाँ जाके आप इलाज करा सकते हैं और अपने खर्चों का रीएम्बर्समेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप इलाज कराइए। उस हॉस्पिटल का जो मेडिकल ऑफिसर होगा, अगर वो आपको सर्टिफिकेट साइन करके देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट टेकन एज इंडोर पेशेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल और हॉस्पिटल रन बाय अ ट्रस्ट इन एन इमरजेंट सर्कमस्टांसेस इन विच रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम इज अलाउड, द मेडिकल ऑफिसर ऑफ दैट हॉस्पिटल, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन वो भी रीएम्बर्समेंट वाले हॉस्पिटल्स की लिस्ट में है, तो फिर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल में भी इलाज कराते हो, वहाँ के डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाते हो, वो भी मान्य है। द एक्सप्रेशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इंक्लूड्स एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी प्रैक्टिशनर, ये सब शामिल है। अंग्रेजी दवाइयाँ हम जनरली खाते हैं, भगवान न करे खानी पड़े, बट अगर खाते हैं जनरली हम एलोपैथिक डॉक्टर को ही दिखाते हैं, पर आयुर्वेदिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर को दिखाकर भी आप उसके सर्टिफिकेट के बेस पे अपना मेडिकल सेंक्शन करा सकते हैं। द सेकंड नोट 2, द सर्टिफिकेट ऑफ सिकनेस एंड फिटनेस फ्रॉम द अथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट होम्योपैथी चिकित्सक शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सेंक्शन ऑफ लीव बाय द competent authority for a period of not exceeding 15 days only। तो होम्योपैथी चिकित्सक का आप सर्टिफिकेट भी चलेगा क्या? जी हाँ चलेगा, लेकिन उसके बेस पे आप 15 दिन से ज़्यादा छुट्टियां सेंक्शन नहीं करा सकते। लास्ट एंड नोट 3, इफ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर वैद्य हकीम इज नॉट स्टेशनड एट द प्लेस where he falls ill, the certificate from the registered medical practitioner can be presented and the certificate should invariably indicate medical practitioner registration number। अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सरकारी डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो प्राइवेट से इलाज करा लो, उसका भी सर्टिफिकेट सिक फिट का चलेगा, लेकिन उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होना चाहिए। बस ये पहला क्वेश्चन बड़ा था, बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। एक से अधिक कर्मचारी एक ही समय पर अवकाश मांगे तो स्वीकृति प्राधिकारी को किन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? अब आप अपने ऊपर केस ले लो, मान लीजिए आप हेड ऑफ ऑफिस बन गए, ठीक है, आप एक कॉलेज चलाते हैं और आपके नीचे 50 एम्प्लॉई हैं, 50 कार्मिक काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आपसे अगर छुट्टी लेने आए, मान लीजिए कि एक साथ 4-5 लोग हो गए, कई बार क्या होता है छुट्टियां कॉम्बो में पड़ती है, मान लीजिए संडे है
संडे के आगे फिर 5 दिन की छुट्टी आ रही है। तो यहाँ और दूर दराज के लोग भी होते हैं। तो कोई आपको कहता है सर मुझे है ना फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी भी दे दो, ताकि वो 6 7 8 दिन के लिए जा पाए। अब चूंकि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं जॉब करने, तो बहुत सारे लोगों ने आपसे मांग ली छुट्टी। तो अब आप क्या करोगे, किसको राजी रखोगे, किसको मना करोगे? क्या ऐसा नियम है कि फीमेल एम्प्लॉय को दे दिया जाएगी छुट्टी और मेल एम्प्लॉय को मना कर दिया जाएगा? क्या ऐसा है कि जो बूढ़े कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, उनको छुट्टी दे दी जाएगी और जवान लोगों को रोक दिया जाएगा, नयों को दे दिया जाएगा, पुरानों को? क्या है क्राइटेरिया, क्या है? तो देखिए, अगर आपसे छुट्टी लेने आए सैंक्शन अधिकारी हैं, तो देखिए पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि किस कर्मचारी को कार्यालय की सुविधा के अनुसार मुक्त किया जा सकता है। मतलब अगर पहले तो आप ये देखो कि किसको अपन फ्री कर सकते हैं जिसके जाने से काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले तो उसको फ्री कर दो। किसी कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत अवकाश समाप्ति से पहले ही कभी वापस बुलाया गया हो तथा जनहित में अवकाश अस्वीकृत किए गए हो, तो मान लीजिए एक कर्मचारी का आपको ध्यान है कि ना पहले कभी उसे अपन ने छुट्टी पे भेजा था, मतलब वो 5 दिन की छुट्टी लेके गया था, लेकिन 3 दिन बाद ही एक इमरजेंसी आ गई थी और हमने उसे वापस बुला लिया था। तो मतलब मान लो कोई ऐसा कार्मिक हो जिसकी पहले भी बेचारा छुट्टियों पे गया था और चलती छुट्टियों में से उसको वापस बुलाया हो, बुलाया जा सकता है, बुलाया गया हो, तो उसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे कि यार भाई पहले भी इसके साथ गड़बड़ हो चुकी है तो आपके बार इसको दे दो, ठीक है। लेकिन आप बुलाते किसी जनहित के कार्य से हैं, यूँ नहीं बुलाते हैं जनरली, है ना। जो जनरली ये हेड ऑफ ऑफिस को पावर होता है। उसके बाद जैसे हमारे मामले में प्रिंसिपल सर। इसके बाद है कर्मचारियों के खातों में अवशेष अवकाश की संख्या तथा पिछले अवकाश से लौटने के बाद की गई संख्या। इसके अलावा वो ये भी देखेगा कि जो लोग छुट्टियां मांगने आ रहे हैं उनके खातों में छुट्टियां कितनी पड़ी हुई हैं, ठीक है, कितनी छुट्टियां पड़ी है, लैप्स तो नहीं हो जाएंगी। मतलब जैसे हमारे को साल में 15 छुट्टियां मिलती हैं, मैं सीएल की बात कर रहा हूँ, 15 छुट्टियां सीएल मिलती है। अब मान लीजिए कि मैंने साल ख़त्म होने को आ गया और 2-3 छुट्टियां ही ली हैं और मेरी 10-12 छुट्टियां हैं, अगर मैं अभी छुट्टी नहीं लूँगा तो लैप्स हो जाएंगी, उसका मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिलना है। तो मैं थोड़ा कहूँगा सर प्लीज़ देख लो, फिर सीएल बिना वजह लैप्स हो जाएगी, मैंने इन्हीं दिनों के लिए बचा के रखी थी। तो एक तो अधिकारी ये देखेगा कि हाँ मेरे खातों में पोजीशन क्या है, छुट्टियों की पोजीशन क्या है, और दूसरा इससे पहले मैं कब छुट्टी पे गया था वो ये भी देखेंगे कि पिछले महीने तो आप जाके आए थे। अगर मान लो मैं पिछले महीने ही जाके आया था तो फिर अब आपको रोक लिया जाएगा, किसी और को भेजा जाएगा। कुल मिला के आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि अगर एक ही समय में बहुत सारे लोग छुट्टियां मांगे तो जो हेड ऑफ ऑफिस है, कार्यालय का अध्यक्ष है, कार्यालय अध्यक्ष, वो इन बातों को ध्यान रखेगा। पहले तो वो देखेगा किन को आराम से फ्री कर सकते हैं। सेकंड, पहले किसको छुट्टी दी गई थी लेकिन बाद में उसे डिस्टर्ब करके बुला लिया गया था, जनहित पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बुला लिया गया था, तो बेचारे की पहली छुट्टियां खराब हो गई तो अभी तो दे दो। और तीसरा है कि किसके खाते में कितनी छुट्टियों की स्थिति क्या चल रही है, अवशेष अवकाश यानी कितने बैलेंस बचे हुए हैं लीव्स, वो देखे जाते हैं। और साथ ही साथ कि आप पिछली बार छुट्टी कब गए थे, पिछले अवकाश से लौटने की अवधि, ये सब देखी जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव इन सारी बातों को आपके डीडीओ साहब या हेड ऑफ ऑफिस कह लें वो कंसीडर करेंगे। 13 क्वेश्चन है, एक कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश स्वीकृत कराया है को कर्तव्य पर लौटने के लिए प्रस्तुत करना होगा। तो मान लीजिए कोई बंदा मेडिकल छुट्टी लेके गया है, मैं बीमार हूँ ये कह के उसने सिकनेस का, बीमार हूँ उसका सर्टिफिकेट लगाया था। उस सिकनेस के सर्टिफिकेट में एक्चुअली डॉक्टर लिखते हैं कि ये कार्मिक को ये बीमारी है, एक तो बीमारी का उल्लेख होता है और उसे कितने दिन के रेस्ट की ज़रूरत है, कितने दिन की रेस्ट की ज़रूरत है वो लिखा जाता है। तो ये तो चलो आपने सिकनेस का तो पहले ही दे दिया मान लीजिए। अब आप जब वापस ठीक होके गए तो आप ठीक हो गए हो आपके कहने से नहीं माना जाएगा, या आपके बॉडी पोस्चर को देख के नहीं माना जाएगा कि आप ठीक हो गए हो, भले ठीक दिख भी रहे हो। तो आपको फिर ठीक हो गए हो तो फिटनेस का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, यानी स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो बीमार होने पे अस्वस्थ होने का, और फिर वापस जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कर्तव्य पर लौटने के लिए कौन सा प्रस्तुत करना होगा। तो कर्तव्य पर लौटने के लिए फिर आपको बी ही सफिशिएंट है। कर्तव्य पर लौटने के लिए आपको दोनों देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीमार होने वाला तो आप पहले ही दे चुके होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भले ही दोनों एक साथ दिए जाते हैं लेकिन आप उसको मत ध्यान रखो। आप तो ये ध्यान रखो बिना बीमार होने पे हम पहले सिकनेस का देते हैं, और जब वापस ज्वाइन करना चाहते हैं, ड्यूटी पे लौटना चाहते हैं, तो जो अधिकारी है उसको आपको फिटनेस का प्रमाण पत्र देना होता है। ये जो डी वाला लिखा है ना, स्वयं द्वारा स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र, जैसे अंडरटेकिंग देना कि मैं ठीक हूँ, काम करूँगा, इस तरह की कोई बातें नहीं होती। आपके सेल्फ अटेस्टेशन वाला नहीं चलेगा, डॉक्टर से ही आपको
सर्टिफाई करा के आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। चलिए उसके बाद देखें, अवकाश से लौटने पर एक कर्मचारी सामान्य रूप से अपने पद पर कार्य ग्रहण करेगा, उस पद पर कार्य ग्रहण नहीं करेगा जिससे वह अवकाश पर गया था। सी ऑप्शन है, सेवा पर उपस्थिति की सूचना देकर उसी या अन्य पद पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करेगा या सक्षम आदेशों की प्रतीक्षा करेगा। तो देखिए, जब एक बंदा छुट्टी से वापस लौटता है, किसी भी तरह की छुट्टी से, मेडिकल लेके गया था या कोई और तरह की छुट्टी लेके गया था, तो जनरली आपको लगता होगा कि भाई मान लीजिए जो पोस्ट वो छोड़ के गया था उसी पोस्ट पे आके वो ज्वाइन कर लेगा। लगभग ये बात सही भी है, लेकिन नियम जो कहते हैं वो ये है कि जब वो वापस आएगा तो वो एक तरह से रिपोर्ट करेगा अपने अधिकारी को, सर विश्वजीत रिपोर्टिंग, ऐसा नहीं करना होता, लेकिन आपको रिपोर्ट करना होता है कि सर मैं आ गया हूँ। और फिर अंडरस्टूड है कि वो आपको बोल देंगे कि आप ये काम करो या ये काम करो, यानी आपको उसी पद पे भेज दिया जाएगा या किसी और पद पे आपको भेजा जाना है। तो कुल मिला के आप वेट करेंगे, जैसे आपको अधिकारी कहेंगे आप वो करेंगे। तो कहने का मतलब है, जब छुट्टी से आप वापस आते हैं तो छुट्टी से आने पर आप ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक आप वो काम करने चले जाएं, आपको अपने अधिकारी को रिपोर्ट करना है। जब आप रिपोर्ट करेंगे, लिखा है ना, विल वेट फॉर, सी ऑप्शन देखिए, विल वेट फॉर पोस्टिंग ऑर्डर टू द सेम और अदर पोस्ट आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ प्रेजेंस ऑन सर्विस, कि सर मैं आ चुका हूँ, अब आप बताइए क्या करना है। तो वो बोलेंगे काम संभालिए, या बोलेगा जो काम संभालते रहे हैं वो संभालिए। हो सकता है कि वो आपकी ड्यूटीज़ में परिवर्तन कर दे तो आपको वो काम संभालना है, तो संभालना तो पड़ेगा। तो आपको कुल मिला के रिपोर्ट करना है। इसका आंसर सी रहने वाला है। चलिए सर, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा, अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप में मिलेगा। बाय द वे आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें
अगला क्वेश्चन कहता है, कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थिति के प्रकरणों में किस नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई एम्प्लॉय एक बार सोचता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, अब तो मेरी मनमर्जी करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करनी है। आपको छुट्टी जाना है तो आप पूछ के जाएंगे। अगर आप जानबूझ के अनुपस्थित हो जाते हो, अभी आगे बताया जाएगा कि जानबूझ के अनुपस्थिति उसको कहते हैं। कुल मिला के अगर आप विलफुल तरीके से एब्सेंट रहते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और वो नियम 86(1) के तहत कार्रवाई होगी। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नियम 86(1) के तहत कार्रवाई होगी अगर आप जानबूझ के अपनी ड्यूटी पे उपस्थित नहीं होते हैं। कई बार होता है ना, औचक दौरे पे आ जाते हैं, बड़े अधिकारी आ जाते हैं, आप ड्यूटी पे नहीं मिलते हो, आपके साइन नहीं है, ना ही आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर एक बार के लिए आप जानबूझ के उपस्थित हो तो फिर नोटिस वगैरह मिलते हैं, जो भी होती है कहानी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन नियमों में, यानी ये जो 86(1) का नियम है, उसमें कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित किसे बताया गया है। ऑप्शन 1, जब एक कर्मचारी बिना अवकाश अनुपस्थित रहे। बिल्कुल, मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, उसने छुट्टी की एप्लीकेशन दी नहीं, छुट्टी के बारे में ना मौखिक रूप से बोला ना लिखित रूप, जनरली लिखित ही चाहिए होता है और पूरा फॉर्मल होता है, पर किसी भी तरह से आपने सूचित ही नहीं किया, बिना बताए छुट्टी कर ली, या आवेदित अवकाश की स्वीकृति से पहले ही अपने पद या कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। इसे भी आप समझिए, मान लीजिए आपने छुट्टी की एप्लीकेशन दी, लेकिन आपके अधिकारी ने उस पर यस अलाउड, एक होता है यस अलाउड, ऐसा नहीं लिखा, तो मतलब उन्होंने आपको छुट्टी दी नहीं, आपने मांगी है, आपके मांगने पर, यानी आपको एक बंदा कहता है कि मेरे पास सर सीएल पड़ी है, तो कैसे नहीं देंगे, दे देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उनको कोई काम है, अधिकारी को कुछ काम है और अधिकारी को आपसे काम करवाना है, तो फिर आपको पहले उनसे पूछना है जाके। छुट्टियां पड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि आप छुट्टियां ले ही सकते हो और आप मनमानी करोगे, नहीं। आपको वहाँ जाना है, उनसे छुट्टी के लिए पूछना है, और अगर वो आपको अलाउ करें तो ठीक है। तो अगर जब तक आपकी छुट्टी सेंक्शन नहीं हुई है और आप बस ये सोच रहे हो मैंने तो एप्लीकेशन दे दी ना, तो आपके एप्लीकेशन देने भर से काम नहीं होता है। होप मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि अगर आप बिना बताए छुट्टी करोगे या बिना सेंक्शन, अभी छुट्टी आपकी मंजूर नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर आप छुट्टी पे चले जाओगे तो आपको माना जाएगा आप कर्तव्य से जानबूझ के अनुपस्थित हो, आप जानबूझ के विलफुल एब्सेंस का मामला आपके ऊपर माना जाएगा, और धारा 86(1) के अंतर्गत जो है आपके ऊपर कार्यवाही स्टार्ट होगी, जो भी कार्यवाही होगी, छोटी या बड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं, कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर ऐसी अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पिछले सेवा काल को जब्त किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अपनी सर्विस से गायब रहते हो, मान लो कोई बंदा है, मनमानी करे, 3 महीने तक गायब हो गया, ठीक है। अब आप यूँ समझो कि उसने, मान लेते हैं कि 2018 से लेके 2022 तक सर्विस की, और फिर 3 महीने के लिए गायब हो गया, और उसके बाद मान लीजिए सेवा में वापस लौट गया, तो हो सकता है कि अब आपकी सेवा की अवधि ये नई वाली ही गिनी जाए और इस पुरानी वाली सेवा अवधि को काउंट ही नहीं किया जाए। उससे फिर प्रमोशन वगैरह में नुकसान होता है। वापस बोलता हूँ, आपने कुछ साल सर्विस की, फिर मनमाना बिहेवियर किया, मान लीजिए 3 महीने 6 महीने के लिए गायब हो गए, आपके ऊपर थोड़ा बहुत नोटिस वगैरह हुए, फिर भी आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए कि आप अपनी ड्यूटी से क्यों गायब हुए थे, तो वो एक्शन लेंगे। तो एक्शन में एक एक्शन क्या हो सकता है कि आपकी पुरानी सर्विस फॉरफिट हो जाएगी, यानी पुरानी सर्विस में मानो आप कभी थे ही नहीं, यानी अगर बाद में आपको रेगुलर भी कर दिया जाता है तो आपकी पुरानी सर्विस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इससे आपके प्रमोशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे असर आएगा, डेफिनेट असर आएगा। तो ये काफ़ी कड़ी सज़ा होती है, इसमें आपकी सर्विस एक तरह से ब्रेक हो जाती है, आपका पुरानी जो सर्विस थी वो एक तरह से फॉरफिट हो जाती है, जब्त हो जाती है, मानो आपने वो सर्विस कभी की ही नहीं थी। सेकंड है, अनुपस्थिति अवधि को असाधारण अवकाश स्वीकृत करके नियमित किया जा सकता है। ऐसा भी कर सकता है, अधिकारी है या अधिकारी के ऊपर भी अधिकारी होते हैं, वहाँ तक मामला जाए, उनको लगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो फिर आपको ये होगा कि जैसे इन 3 महीने की मैंने बात बताई एग्जाम्पल के लिए, इन 3 महीने के लिए आपको कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, आपको कोई ना कोई औचित्य देके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सेंक्शन कर दी जाएगी कि भाई ठीक है, आपको बिना कोई वेतन बिना कोई भत्ते आप 3 महीने सर्विस नहीं की, आपकी पुरानी सर्विस जब्त नहीं कर रहे, लेकिन इन 3 महीनों के लिए आपको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सर्विस कंटिन्यू मानी जाएगी। इसके बाद है, औचित्यपूर्ण या संतोषप्रद कारण बताने पर उसे देय अवकाश स्वीकृत या नियमित कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने वो गायब रहा, तो उसके बाद वाकई में ऐसा कोई बहुत भारी रीज़न हो जिससे अधिकारी सेटिस्फाई हो जाए और वो कहे चलो ठीक है का मतलब वह तनख्वाह भी मिल जाएगी,
तनख्वाह भी मिल जाएगी। तो विलफुल एब्सेंट में 3 चीज़ें हो सकती है। तो इसे वैसे CBA करके पढ़ो तो यूँ है कि अगर आप विलफुली एब्सेंट रहते हो तो आपकी सर्विस को कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर मान के छुट्टियां आपको अलाउ की जा सकती है। अगर आपके खाते में छुट्टियां वुट्टियां पड़ी हो तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अलाउ की जाए और इन 2-3 महीनों का आपका पेमेंट नहीं बनेगा। और सबसे कड़ी ये होती है कि आपकी पुरानी सर्विस को फॉरफिट कर लिया जाए, आपका सर्विस ब्रेक का मामला बने। ठीक है, तो ये सारे के सारे परिणाम हो सकते हैं अगर आप अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। तो ज्वाइनिंग अभी तो पर तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब ज्वाइन करो तो ध्यान रखना मनमानी नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से 2 चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन कहता है, कोई राज्य कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर सेवा से अनुपस्थित रहता है तो उसे, मान लो कोई स्टेट एम्प्लॉय है, लगातार 5 साल से गायब है, कंटिन्यूअस एब्सेंट चल रहा है, तो उसे सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ माना जाएगा। ये बात सही है, लेकिन अब आप पढ़ते समय एक आदत डालिए कि नीचे ना कुछ किंतु परंतु लिखे हुए हैं, तो उसमें एक बात ये लिखी है कि फिर भी आप उसको एक नोटिस दोगे, आप उससे शो कॉज नोटिस दोगे, उसको एक
औचित्यपूर्ण अवसर दोगे कि वो सफाई दे सके कि वो क्यों एब्सेंट था। तो जैसे था क्वेश्चन ये था कि यदि कोई राज्य कर्मचारी 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए निरंतर सेवा से अनुपस्थित रहता है तो उसे सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा। ये बात सही होते हुए भी आगे लिखा है सेवा से निलंबित समझा जाएगा, ये बात गलत है। थर्ड लिखा है कर्मचारी को उचित अवसर देकर अनुपस्थिति के कारण जानने के बाद ही सेवा से त्यागपत्र दिया माना जाएगा, ये ज़्यादा सही है। एक होता है सही और एक होता है ज़्यादा सही। एमसीक्यू में आपको ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ, नियम यह है कि अगर कोई बंदा 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यूअस एब्सेंट चल रहा है तो पहले आप उसे उचित अवसर दोगे, उसकी अनुपस्थिति का कारण जानोगे, उसके बाद सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा, मतलब तब फिर अधिकारी निर्णय करेंगे। तो इसका आंसर सी है और सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, लास्ट 2 बचे हैं। राजस्थान, वैसे बता दूं ये आखिरी जो 2 नियम है लीव से रिलेटेड नहीं है, ये सर्विस से रिलेटेड है, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, वहाँ तो कुछ भी आ सकता है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के अनुसार 20 जनवरी 2006 को या उसके बाद राजकीय सेवा में सभी नियुक्तियाँ कितनी अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी? जिनकी भी ज्वाइनिंग 20 जनवरी 2006 को हुई है या उसके बाद हुई है उनके ऊपर प्रोबेशन पीरियड के नियम है। 2 साल का आपके ऊपर प्रोबेशन पीरियड है, आपको 2 साल का प्रोबेशन पूरा करना होगा, तब तक के लिए आपको प्रोबेशनर ट्रेनी कहा जाएगा। जैसे हम जॉब पे लगे, जैसे मान लीजिए मैं 2018 में जॉब पे आया तो पहले मैं 2 साल प्रोबेशन में रहा। प्रोबेशन का मतलब आप कह सकते हो कि आपकी एक तरह से ट्रेनिंग चलेगी, प्रशिक्षण चलेगा और आप कह लेंगे ट्रेनी प्रशिक्षणार्थी। अब सही बोला, ठीक है। तो 2 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, सिंपल है। आप लोगों को भी 2 साल तक यही होगा, 2 साल तक तनख्वाह भी कम मिलती है। अगले पॉइंट में बाय द वे आता है परिवीक्षा प्रशिक्षण। ये जो आपकी प्रोबेशनल ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग को पूरा करने के पश्चात उस पद के वेतनमान में डैश डैश प्रदत्त किया जाएगा तथा परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि को डैश डैश स्वीकृत करने के लिए नहीं गिना जाएगा। ये एक लाइन है, उस लाइन से ही 2 फिल इन द ब्लैंक्स उठाए गए हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलता है, फिर आपका जो पे स्केल होता है, उस पे स्केल में जो पहली सैलरी होती है उसको अपन बोलते हैं न्यूनतम वेतनमान। आपको उस न्यूनतम वेतनमान में फिक्स किया जाता है। मैं मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए जब मैं कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में आया तो मेरे को 2 साल तक 40,000 मिला। 40,000 भी मिलता नहीं है, कटकुटा के कम ही मिलता है, पर 40,000 रुपये पे मुझे फिक्स किया गया। उसके बाद जब 2 साल का मैंने सक्सेसफुली अपना प्रोबेशन पूरा कर दिया, ठीक है, तब उसके बाद आपका फिक्सेशन होता है। तो फिक्सेशन किस पे होगा? आपका जो भी पे स्केल चलता है, जैसे हमारा यूजीसी का पे स्केल चलता है, उसमें जैसे पे स्केल था 57,700, तो मुझे उस न्यूनतम वेतनमान पे फिक्स किया गया। फिर 57,700 के बाद अगला जैसे स्केल होता है 59,400, फिर होता है 61,200, लगभग 3% का एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट आपका होता है। तो पहले तो मैंने क्या नियम बताया कि आपको प्रोबेशन के बाद मिनिमम सैलरी, जो मिनिमम पे होगा, उस पे स्केल में आपको वहाँ पे फिक्स किया जाएगा। दैट्स ओके। अब बात यह है कि आपने जो 2 साल की ट्रेनिंग की, उसको आप ग्रेड इंक्रीमेंट के लिए नहीं काउंट करोगे, ठीक है। आपका जो एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट है कि 57,700 के बाद 59,400 होगा, ठीक है। तो उस समय आपने 2 साल पहले भी सर्विस की थी, उसको कोई कंसीडर नहीं करना। आपको बस ईयर ऑन ईयर, आप ये नहीं कह सकते सर मेरी 2 साल की वो ट्रेनिंग भी तो हो गई, 1 साल मैंने ये कर लिया, 2 साल मैं प्रोबेशन में भी था, तो मेरे को 3 जंप मार के मेरे को लाइक 61,200 के बाद 63,000 आता है, तो उस पर नहीं। होप आप बात समझ गए हैं। एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग द पे स्केल ऑफ दैट पोस्ट विल बी गिवन एज आपको मिनिमम पे मिलेगा एंड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग will not be counted for acceptance of annual grade increment। आपके जो annual grade increment पर्पज़ है उसके लिए आपका प्रोबेशन ट्रेनिंग वाला पीरियड काउंट नहीं होगा। सिंपल है, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हमेशा की तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे लगातार। कॉमर्स की दुनिया में मैं आपको बहुत काम आऊँगा। थैंक यू।